बरसात के मौसम में पशुओं के रख रखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा कि अभी के मौसम के समय या जो अभी कोविड का समय चल रहा है, जिस मौसम में जिसके चलते बहुत सारे बेरोजगार बाहर से आए हैं और उनको वो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, खेती के साथ साथ अगर वो इस में से जुड़ते हैं तो उनकी आय में आशातीत ज़्यादा वृद्धि होती है। और ऐसे भी जो कृषि सेक्टर का से प्राप्त होने वाली आय में जीडीपी जो भी उससे प्राप्त होता है, उसमें पशुपालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन का अहम योगदान है। तो इसी संदर्भ में आज हम पशुपालक भाइयों को या वैसे बेरोजगार युवक जो पशुपालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा पशुपालन, खास करके बरसात के मौसम में कैसे हम अपने पशुओं का रख रखाव करें, अपने गौशाला की साफ़ सफाई पर क्या ध्यान दें, अपने पशुशाला के निर्माण में प्रारंभ से ही क्या सावधानियां बरतें, जिससे कि उनके पशुओं के इस मौसम में भी, बारिश के मौसम में भी पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े और इस मौसम में भी वो अपने इस व्यवसाय से ज़्यादा लाभ कमा सकें। इसी संदर्भ में मैं डॉक्टर राजेश कुमार, प्राध्यापक, बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर, आपको पशुशाला का निर्माण से लेके और उसके रख रखाव तथा उसके आहार प्रबंधन और उसके टीकाकरण और उसके समस्त स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप जब अपने पशुशाला का निर्माण करें, उस समय ये ध्यान रखें कि वो अपेक्षाकृत ऊंची जगहों पर हो, जहां की जल जमाव ना हो सके। और ऐसे भी बारिश के मौसम में जो हमारे बिहार के का परिवेश है, अधिकांश जगहों पर बाढ़ आता है और ऐसे समय में आपको स्थल चयन के समय ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अगर अपने पशुशाला के निर्माण के समय इन बातों का ध्यान देंगे तो आपका पशुशाला बारिश के मौसम में भी आप इसमें लाभ इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि शेड के निर्माण के समय आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो ऊंची जगह पर हो, साथ ही साथ सड़क से उसकी कनेक्टिविटी हो, वहाँ बिजली का प्रबंध हो और जल निकासी की व्यापक व्यवस्था हो। जल निकासी से मतलब है कि जो भी आपको अपने शेड के फर्श का निर्माण करना है तो वो उसमें इंक्लाइंड हो पीछे की ओर, और उसमें जब आप उस पशुशाला की धुलाई करें तो वो पानी या गोबर आसानी से निकल सके। दूसरी बात है कि जो शेड का निर्माण, जो अभी हमारे यहाँ वातावरण में प्रत्येक वर्ष हम लोग देख रहे हैं कि मौसम में गर्मी बढ़ता जा रहा है, तो जो शेड का निर्माण करें उसका हाइट कम से कम 12 फीट 15 फीट पर रखें, जिसके चलते कि आपका जो शेड है वो गर्मी में भी अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्म ना हो सके। और ख़ास करके एस्बेस्टस, अगर आप टीन के शेड के जगह पर एस्बेस्टस का शीट का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए गर्मी से बचाने में ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। और वैसे लोग जो कम लागत में शेड का निर्माण करना चाहते हैं, वो वहाँ पर अगर हाइट आप 10 फीट भी रखते हैं, 11 फीट 12 फीट भी रखते हैं, तो अगर टीन का शेड इस्तेमाल करते हैं तो उसके नीचे फूस का या खर का एक लेयर दे दें, जिससे कि वो ज़्यादा गर्म ना हो। दूसरी बात है, शेड के साथ साथ आपको अपने पशुशाला के साफ सफाई पर हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि बारिश के मौसम में ऐसे ही जीवाणुओं के द्वारा होने वाली रोग में काफ़ी वृद्धि होती है। खास करके जो कुछ संक्रामक रोग हैं जो बारिश के मौसम में होते ही होते हैं, तो उनसे बचाव के लिए आपको टीकाकरण कराना है। लेकिन सबसे पहला है साफ़ सफाई, क्योंकि साफ़ सफाई का मतलब है कि प्रतिदिन सवेरे शाम अपने पशुशाला का धुलाई करें, पशुओं की धुलाई करें, उसके लिए जल प्रबंधन, स्वच्छ जल का प्रबंध हो, खाने का नाद की नियमित अंतराल पर सफाई करें और साथ ही साथ हर एक अल्टरनेट डे या फिनाइल से आप अपने पशुशाला का
की सफाई करें, जिससे कि साफ सफाई होने के बाद आपके पशुओं में खास करके जो गंदगी के चलते होने वाली समस्याएं हैं उससे आप बचाव कर सकेंगे। आप देख रहे हैं जो पशुशाला है, इसमें जो भी फर्श है या दीवार है, कहीं भी क्रैक या छिद्र नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे पशुशाला में, जब हमारे पशुओं में जो मौसम में नमी और की अधिकता होती है और जब गर्मी का मौसम होता है तो पशुओं के शरीर पर चमोकन या किलनी या जू की अधिकता होती है, जिनका कि रिप्रोडक्टिव फेज उसी क्रैक या छिद्र में पूरा होता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर पशुशाला में छिद्र या क्रैक्स नहीं है तो नियमित अंतराल पर आप अपने पशुओं के शरीर पर अगर एक्टोपैरासाइट से बचने के लिए जो हम लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे साइपरमेथ्रिन या एमिट्राज या साइपरमेथ्रिन एमिट्राज का कम्बिनेशन, इससे अगर अपने पशुओं का धुलाई करते हैं, या आजकल जो मार्केट में उपलब्ध दवाएं हैं जिसका कि इस्तेमाल करने से एंडो और एक्टो दोनों तरह के पैरासाइट से हम बच सकते हैं, आइवरमेक्टिन है, डॉर्मेक्टिन है या क्लोजेंटल, इन सब दवाओं का अगर हम प्रयोग करते हैं तो एक नियमित अंतराल तक पशुओं के शरीर पर किसी भी प्रकार का चमोकन या किलनी या जू नहीं होगा, जिससे कि आपके पशुओं में खास करके ब्लड पैरासाइट, ब्लड प्रोटोजोआ के द्वारा जो भयंकर बीमारियां होती हैं, जैसे ट्रिपेनोसोमा है, बवेसिएसिस है, थैलेरियसिस है, और इनसे आपके पशुओं में बचाव होगा। और ये आपके पशुओं के शरीर को तोड़ते हैं, ब्लड पैरासाइट के चलते उनका उत्पादकता कमती है, और अगर इनसे आप बचे रहेंगे तो उत्पादकता बनी रहेगी और आपके पशुओं में स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात है कि आपको अपने पशुओं के खाने पीने में बरसात के मौसम में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो आप चारा का संग्रहण कर रहे हैं वो कमरा आपके पशुशाला में ऊंची जगह पर हो, जहां कि आप जो भी चारा आप भूसा खिलाते हैं या पुआल खिलाते हैं वो सूखा रहे। अगर वो भींगेगा, उसमें फफूंदी होगी, तो आपके पशुओं में डायरिया होने की संभावना रहेगी, या एफ्लाटॉक्सिकोसिस जो एफ्लाटॉक्सिन के चलते होने वाली समस्याएं हैं, और उससे आपके पशुओं में अगर डायरिया होगा और तो उत्पादकता घटेगी। दूसरी बात है कि बारिश के मौसम के शुरुआत में हम 2-3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हैं अपने पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन में। पहली चीज़ है कि आपको बरसात शुरू होने के पहले अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा, खास करके एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल, या वैसे जगहों पर जहां कि बारिश का जल जमाव होता है और छेरा बाहर के पशुओं में भी अधिक होती है, तो आप लेवामिसोल या ऑक्सीक्लोजानाइड ग्रुप की दवा या क्लोजेंटल ग्रुप की दवा का इस्तेमाल 5 से 10 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार पर आप कर सकते हैं। जो संक्रामक बीमारियां, खास करके एचएस, बीक्यू, एंथ्रैक्स, इन सब बीमारियों से बचाव के लिए हम लोगों के पास टीकाकरण कराना मई से प्रारंभ हो जाता है। तो आप अपने पशुओं को अगर एचएस और बीक्यू, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया अर्थात गलघोंटू, या कहीं उसको अखड़िया के नाम से जानते हैं, या ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ी बीमारी, जिसमें कि खास करके जो आपके नए उम्र के पशु हैं, 2 से 3 साल तक के उम्र के पशुओं को टीकाकरण अवश्य करवा लें। अगर टीकाकरण नहीं करवाया गया है तो अभी जून के महीना में भी इसका टीकाकरण किया जा सकता है। अगर आप अपने पशुओं को टीकाकरण करवाते हैं तो आप इन संक्रामक बीमारियों से, खासकर एचएस, बीक्यू, जिसका कि टीका बाजार में अलग अलग या कंबाइंड रूप से भी या ट्रायोवैक के नाम से, जिसमें एचएस, बीक्यू और एफएमडी, इन तीनों रोगों का टीका एक साथ पड़ता है, तो टीका लगवा लें। और इसके लिए मई जून का महीना एकदम सार्थक या उपयोगी महीना है। वर्तमान में जिन बीमारियों की अधिकता आपके पशुशाला में या आपके पशुओं में पाई जा रही है, उसमें थनैल या मस्टाइटिस, ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके रख रखाव से सीधा इसका संबंध है। तो हमें ये ध्यान देना है
कि अपने पशुओं के, खास करके ऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्म में, आप अपने पशुओं का नियमित अंतराल पर मस्टाइटिस के लिए जो कैलिफोर्निया मस्टाइटिस टेस्ट होता है या सोमैटिक सेल काउंटर, एक इक्विपमेंट है जिससे आप अपने पशुओं के दूध की नियमित जांच कर सकते हैं और उससे आपको ये पता लगेगा कि आपके पशुओं में थनैल रोग होने की संभावना है कि नहीं। अगर आप जांच करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था अर्थात सब क्लिनिकल स्टेज मस्टाइटिस से ही आप अपने पशुओं को थनैल रोग से बचा सकते हैं। और थनैल होने पर खास करके स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या कॉर्निबैक्टीरियम या स्यूडोमोनास, इसके द्वारा जो थनैल होता है इससे आपके पशुओं में काफ़ी क्षति होती है। अगर उसका एक थन या दो थन जिसमें थनैल की संभावना हुई या थनैल हुआ, अगर प्रारंभिक स्तर से चिकित्सा नहीं की जाए, क्योंकि जो प्रारंभिक चिकित्सा हम लोग पहले से करते आ रहे हैं उसमें जो कमी है कि अब वो जो है वो उसमें जो रेसिस्टेंट डेवलप कर गया है बैक्टीरिया में, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि अगर आप टेस्ट कर लेते हैं और उसमें आपको कहीं भी पॉजिटिव आता है तो कल्चर सेंसिटिविटी, या अगर मस्टाइटिस हो चुका है, थनैल हो चुका है, तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करा लें। अर्थात एक स्टेरलाइज टेस्ट ट्यूब में हम उस अफेक्टेड क्वार्टर का दूध निकालें और उसे कल्चर करा लें। कल्चर कराने के बाद सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, जिसके पश्चात आपको ये पता लगेगा कि कल्चर सेंसिटिविटी के माध्यम से कि कौन सा बैक्टीरिया है और वो किस दवा से सेंसिटिव है। तो जो सेंसिटिव दवा है उसका इस्तेमाल करने से, खास करके अभी बाज़ार में जो दवाएं उपलब्ध हैं जिसका ट्रेंड ज़्यादा आता है उसमें सेफ्टोजॉक्सिम या सेफ्ट्रियाजोन, टैजोबैक्टम या एमोक्सिसिलिन, साल्बैक्टम, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करने से, या सेफेपराजोन साल्बैक्टम का इस्तेमाल हम करते हैं, सेफेपराजोन टैजोबैक्टम का इस्तेमाल करते हैं, या फिर क्यूनोलोन में जो 3rd या 4th जनरेशन का एंटीबायोटिक्स है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो थनैल में इनिशियल स्टेज से ही अगर इस्तेमाल करने के बाद ये बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। और इसका इस्तेमाल करने से आपके पशुओं में थनैल, जिससे कि उत्पादकता की कमी होती है और फिर वो परमानेंट डैमेज हो जाता है थन, तो फिर लगातार उसका दूध उत्पादन कमा ही रह जाता है। तो इससे आप अपने पशुओं को बचाए रख सकते हैं। दूसरी बात थी कि जो ब्लड प्रोटोजोआ के द्वारा रेड वाटर अर्थात बबेसियसिस, सर्रा या ट्रेपनोसोमियासिस या थैलेरियसिस, ये 2-3 ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपके पशुओं में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप इनिशियल स्टेज से ध्यान नहीं देंगे तो उसमें पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। तो उससे बचाव के लिए आप जो, जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, कि अपने पशुशाला में जो नियमित अंतराल पर बाह्य और अंतः परजीवी के लिए दवाओं का इस्तेमाल करें, और उसके पश्चात भी अगर दवा, जैसे ही आपके पशुओं में अगर किसी भी पशु में पेशाब का कलर चाय के कलर का या ब्लड के कलर का है, तो आप चिकित्सक की सलाह लेकर नियमित चिकित्सा उसकी करानी है। इसके लिए डाइमिनाजिन एसीचुरेट या डाइमिनाजिन एसीचुरेट ग्रुप की दवा आती है, जिसका कि आप 5 से 8 ml प्रति 100 किलो शरीर भार पर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो रेड वाटर बीमारी आपका पूरी तरह से क्यूरेबल है। दूसरी बीमारी है सर्रा, जो कि आपके फील्ड कंडीशन में ट्रिपेनोसोमियासिस काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, और ख़ास करके जो बिहार का क्लाइमेट है और ख़ासकर भागलपुर के आसपास का जो नमी और गर्मी की अधिकता वाला क्लाइमेट है, जिसमें कि टिक्स है, माइट्स है और किलनी जू जिससे हम कहते हैं उसकी अधिकता है, या मक्खी या मच्छर की, तो यहाँ पर इसका काफ़ी प्रकोप मिलता है। तो जब भी आपके पशुओं में अगर बुखार आता है, तेज़ ज्वर आता है और सामान्य एंटीबायोटिक्स के प्रयोग के बाद वो बुखार नहीं टूट रहा है, तो आप ब्लड का स्मीयर बना के उसकी जांच करवा सकते हैं कि कहीं आपके पशुओं में ब्लड परजीवी से होने वाला बीमारी तो नहीं है। और ऐसे तो फील्ड कंडीशन में हम लोग यहाँ डाइमिनाजिन एसीचुरेट के साथ ही ट्रीटमेंट की शुरुआत की जाती है, लेकिन अगर उसके पश्चात भी पशुओं के का शरीर का तापक्रम जो नॉर्मली 101.56 से लेके 102 तक सामान्य है, उससे ज़्यादा रहे, खाना कम खाए,
आँख में चमक रहे, लगातार कमज़ोर होता जाए, तो अगर जांच करवाई गई है तो भी ठीक है, अन्यथा जब इन सामान्य दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है तो हम लोग उसके लिए आइसोमेटामेरिडियम या क्विनपारामिन क्लोराइड, क्विनपारामिन सल्फेट, जो दवा ट्रिप्नोसोमियासिस के लिए स्पेसिफिक है, उन दवाओं का भी प्रयोग करते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवा इन ब्लड पैरासाइट्स में, ब्लड प्रोटोजोआ में काफ़ी कारगर होती है। इसका अगर नियमित इस्तेमाल करते हैं तो इन रोगों से हमारे पशुओं का बचाव होता है। लेकिन एक जो बीमारी है खास करके थैलेरियसिस, जिसका डायग्नोसिस हम लोग उसमें काफ़ी 105-6 डिग्री टेम्परेचर रहना, थोड़ा थोड़ा खाना खाना, लेकिन प्री स्कैपुलर लिम्फ ग्लैंड आगे लाएंगे इसे, प्री स्कैपुलर लिम्फ ग्लैंड, जो ये इस रीजन में अगर जो ग्लैंड होता है, ये प्री स्कैपुलर लिम्फ ग्लैंड काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे नॉर्मली हम यहाँ पर जब पकड़ के देखते हैं तो ये बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर ये प्री स्कैपुलर लिम्फ ग्लैंड काफ़ी बड़ा हो जाए और बुखार 105-6 डिग्री रहे, पशु लगातार स्वास्थ्य उसका गिरता जाए, तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें थैलेरिया होने की संभावना है, थैलेरियसिस होने की संभावना है। तो इसके लिए स्पेसिफिक मेडिकेशन है, बुपारवाक्यून का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बीमारी भी पूरी तरह से क्यूरेबल है। तो इस प्रकार ब्लड प्रोटोजोआ, ब्लड पैरासाइट, मस्टाइटिस और ख़ास करके HSBQ एंथ्रेक्स, ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों से बचाव के लिए आपको बारिश के मौसम में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो खाद्य प्रबंधन है, सबसे पहला है कि उत्पादकता हमारी बनी रहे, इसके लिए हम अपने पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन के साथ साथ उसके आहार प्रबंधन पर भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो थंब रूल है वो कहता है कि आपके पशुओं के शरीर भार का आपको 2.5 से 3% ड्राई मैटर डेली देना है उसकी उत्पादकता बनी रहने के लिए। तो अगर हम एक 400 किलो की गाय के लिए कैलकुलेट करते हैं तो प्रतिदिन 10 से 12 किलोग्राम ड्राई मैटर इंटेक उसके लिए होना चाहिए। तो थंब रूल के हिसाब से अगर 2.5% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो प्रतिदिन आपके पशु को कम से कम 6.5 किलोग्राम, जो 2/3 और 1/3 अर्थात 2/3 हम लोग उसका ग्रीन रफेजेज और ड्राई रफेजेज से पूर्ति करते हैं और 1/3 उसका कंसंट्रेट मिक्सचर से पूर्ति करते हैं। तो एक 400 किलो की गाय को हमें 3.5 kg प्रतिदिन उसका दाना मिश्रण देना है और 6.5 kg अर्थात जो भी हरा और सूखा चारा से उसकी पूर्ति करनी है। उस 6.5 kg का फिर 2/3 हमें ड्राई रफेजेज से और 1/3 ग्रीन रफेजेज अर्थात घास और भूसे से पूर्ति करना है। तो 4 से 5 kg हमको प्रतिदिन भूसा और 2.5 kg जो हमें हरा चारा से ड्राई मैटर इंटेक पूरा करना है, उसके लिए हमें कम से कम 10 से 15 किलोग्राम प्रतिदिन हरा चारा और 3.5 से 4 किलोग्राम आपको दाना मिश्रण। अगर इतना हम अपने पशुओं को देते हैं तो 10 लीटर तक दूध करने वाली गायों के लिए हमारा ये बैलेंस राशन होता है। और अब आपको कंसंट्रेट मिक्सचर में जहाँ तक है, आप बाज़ार में उपलब्ध जो सुधा दाना है या जो पशु आहार आता है, या आप चाहें तो अपने घर पर भी आप दाना का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है, इसमें हमें ध्यान देना है कि आपके पास अगर मक्का की अधिकता है, गेहूं की अधिकता है, तो अगर 100 किलो दाना बनाना है तो आपको उसमें एक थंब रूल के हिसाब से और एक लेमैन के हिसाब से दोनों में अंतर आएगा। लेकिन एक किसान के लिए जो सबसे अच्छा रहेगा कि आप उसका 40 भाग आप कार्बोहाइड्रेट अर्थात मेज और गेहूं से पूर्ति करें। आपके पास ज़्यादा गेहूं है तो आप 20 से 25 kg गेहूं, 10 से 15 kg मक्का। अगर आपके पास मक्का ज़्यादा है तो 25 kg आप मक्का और 10 से 15 kg गेहूं, तो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन पूरा हो जाएगा। और फिर 15 भाग उसका जो है वो चोकर से, 15 भाग दाल की चुन्नी से और 15 भाग उसको खल्ली से पूर्ति करें। तो इस तरह अगर हम ये करते हैं और फिर 2 से 3 kg छोआ गुड़, 1 kg मिनरल मिक्सचर और 1 kg साधारण नमक या आयोडाइज नमक का इस्तेमाल करते हैं तो आपका 100 kg दाना तैयार होगा। और ये दाना आप जब अपने से बनाएंगे तो ये
गारंटेड है कि उसमें किसी तरह का मिक्स नहीं है और वो शुद्ध दाना होगा और उसको आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से बनाएंगे। चूँकि अगर आप दलहन मिलाते हैं, खल्ली मिलाते हैं और इसको काफ़ी दिन तक स्टोर किया हुआ रहता है तो इसमें फंगस लगने की संभावना रहती है, जो बारिश के मौसम में आम समस्या है। तो आप ताज़ा दाना बनाकर अपने पशुओं को खिलाएंगे। और ख़ास करके जो इस मौसम में अभी हरा चारा की प्रचुर मात्रा मार्केट में भी उपलब्ध है और किसानों के पास भी उपलब्ध है, तो हम जो सीजनल है अभी, जैसे हमारे पास मल्टीकट नेपियर ग्रास है, हमारे पास मल्टीकट सूडान है या ज्वार है, जो कि अब किसान के पास तैयार है। उसे आप काट के अपने जो निर्धारित मात्रा है उसको सूखे चारे और हरे चारे को मिक्स करके खिलाएं। तो इसमें आपके पशुओं में खास करके जो उत्पादकता इसकी बनी रहेगी और बैलेंस फीडिंग कराएंगे। जैसा हम लोगों ने बताया कि आप अगर फीड में मिनरल मिक्सचर मिक्स कर देते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको अलग से प्रतिदिन प्रति पशु 30 से 50 ग्राम, जो मार्केट में कोई भी अच्छे कंपनी का मिनरल मिक्सचर उपलब्ध है उसको एडिशनल हम लोग मिक्स करते हैं। नमक मिक्स करते हैं 25 से 50 ग्राम। तो अगर आप दाना अपने बनाते हैं और उसमें ये मात्राएं मिली हुई हैं तो आपको अलग से नमक और मिनरल मिक्सचर देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपने पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर, आहार प्रबंधन पर, साफ सफाई पर अगर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने डेयरी व्यवसाय है इससे लाभ होगा। और 2-3 बातें और है बेसिक बात कि अपने पशुओं को जो खास करके पशुशाला में जब साफ सफाई करते हैं, दुहाई के समय और दुहाई के बाद आपको विशेष ध्यान देने का। चूँकि अब जब हम लोग के पास दूध की प्रचुर मात्रा है तो हम लोग स्वच्छ दूध उत्पादन की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले दूहने के पहले आप अपने पशुओं के थन की धुलाई कर लें और दूहने वाले के हाथ की सफाई, खासकर बर्तन की सफाई, इन चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे और कंप्लीट मिल्किंग अर्थात दूध थन में छोड़े नहीं। और तीसरी बात है कि दूहने के बाद अपने पशुओं को कम से कम आधा घंटा 45 मिनट तक खड़ा रहने दें, क्योंकि दूहने के बाद उसका जो स्फिंक्टर रहता है मेमोरी ग्लैंड का, उससे अगर वो बैठ जाता है तुरंत तो उससे एसेंडिंग इन्फेक्शन लगने का चांसेस रहता है। तो इन सब बातों पर हम छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान देंगे तो डेयरी व्यवसाय से हमारे पशुपालक भाई फ़ायदा ले सकते हैं, उनके स्वास्थ्य प्रबंधन से, उनके आहार प्रबंधन से और उनके स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान देके आप अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।